आज का हमारा टॉपिक है 2.2 आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। टॉपिक का नाम है व्हाट डी लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अच्छा, नेशनलिज्म का मतलब हमने आपको समझाया था, मतलब कि देशभक्ति, अपने देश से प्यार, अपने देश से लगाव होना ही क्या कहलाता है, नेशनलिज्म कहलाता है। और हमने पिछले वाले क्लास में आपको लिबरल का मतलब भी बताया था। लिबरल का मतलब बेसिकली वो लोग होते हैं ना जो कि पूरी तरीके से अपने आप को आज़ाद समझते हैं, वो किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते हैं, वैसे लोगों को हम लोग कहते हैं लिबरल। यानी कि यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि आज़ादी का मतलब जो है ना सबके लिए अलग अलग था। मतलब कि यहाँ पे नेशनलिज्म का मतलब सबके लिए अलग अलग था, सबके लिए। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हमारा लिबरल नेशनलिज्म मीन्ड डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। मतलब कि हर आदमी के लिए ना आज़ादी का मतलब बिल्कुल अलग अलग था। ठीक है, देखते हैं आज़ादी का मतलब सबके लिए क्या क्या था। मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म फॉर मिडिल क्लास। लिबरल का मतलब क्या है बताइए। लिबरल का मतलब एक आज़ाद सोच, किसी के अंडर में नहीं रहना है। और लिबरलिज्म का मतलब क्या हो गया, केवल आई, इसमें ना ISM लग गया। और याद रखिएगा जिस भी वर्ड के लास्ट में ISM लग जाए इसका मतलब वो किस चीज़ का बात करता है, एक विचारधारा का बात करता है, एक सोच का बात करता है। तो यहाँ पे किस सोच का बात हो रहा है, लिबरल सोच का। मतलब कि वैसे सोच जो कि किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते हैं। देखते हैं कि आखिर लिबरलिज्म का मतलब सबके लिए क्या क्या है। देखिए लिखा हुआ है द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म फॉर मिडिल क्लास वाज फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आज़ादी का मतलब एक तरीके से मिडिल वाला जो क्लास था हमारा, यानी कि यूरोप में जो हमारे मिडिल क्लास थे, उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या था, हर आदमी के लिए आज़ादी हो। मतलब कि हर आदमी को वो जो वो करना चाहे वो कर सके। ठीक है, उनके लिए आज़ादी का मतलब पहला ये था। और दूसरा उनके लिए आज़ादी का मतलब ये था कि नियम कानून के आगे सब कोई क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब कि राजा के लिए, मिडिल क्लास के लिए या फिर पीजेंट्स, कोई भी हो, सबके लिए नियम कानून एक होना चाहिए। ये आज़ादी का मतलब था किसके लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए। आगे देखो फिर क्या है, मिडिल क्लास एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और इन लोगों का, मिडिल क्लास का मानना यह भी था कि जो गवर्नमेंट बने वो लोगों के कंसेंट के द्वारा बने। कंसेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, कंसेंट का मतलब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बात किया जा रहा है वोटिंग राइट के थ्रू, यानी कि वोट दे के हमारा गवर्नमेंट बने। लेकिन क्या यहाँ पे गवर्नमेंट वोट दे के बन रहा है या बिना वोट दिए बन रहा है, बिना वोट दिए बन रहा है। यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे कौन, राजा। राजा तो भाई बिना वोटिंग के ही बन जा रहा है। उसका बाप था राजा, बेटा को राजा बना दिया, क्या उसको कोई वोट किया, नहीं किया। तो मिडिल क्लास वाले लोग चूंकि बहुत ही पढ़े लिखे थे, तो इन लोगों का मानना यह था कि जो गवर्नमेंट बने, यानी कि जो हम लोगों के ऊपर रूल करेगा, वो वही लोग रूल करेगा जो कि लोग उसको चुनेगा। बेसिकली ये लोग बात कर रहे हैं बाय वोटिंग। ठीक है, ये आज़ादी का मतलब था मिडिल वाले क्लास के लोगों के लिए। अब देखो फ्रांस में लिबरलिज्म का मतलब क्या था। ठीक है, देखिए ध्यान से, फ्रांस के बारे में स्पेशली बात हो रहा है यहाँ पे, स्पेशली फ्रांस के बारे में। द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन फ्रांस वाज द राइट टू वोट बिकॉज मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वोटिंग राइट। चलिए हम आपको याद दिलाते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर क्लास 9th का। उसमें याद कीजिए वोमेन को जरा सा भी वोटिंग राइट नहीं था। तो बताओ फ्रांस के लोगों के लिए आज़ादी का मतलब क्या होगा, राइट टू वोट, है ना। और दूसरा बात आपको मालूम है कि फ्रांस में जिस भी आदमी के पास प्रॉपर्टी नहीं होता था उनको भी वोटिंग राइट भी नहीं था। तो उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए आज़ादी का मतलब, कि भाई उनको भी वोटिंग राइट मिले जिसके पास कोई भी धन संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं हो, है ना, उन सबको वोटिंग राइट मिले। यानी कि फ्रांस में आज़ादी का मतलब ये था कि महिलाओं को, और महिलाओं के साथ साथ उनको भी वोटिंग राइट मिले जिनके पास कोई धन संपत्ति, अपना प्रॉपर्टी नहीं है। ये लिबरलिज्म का मतलब था फ्रांस में। ठीक है, आगे मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर। अब इकोनॉमिक स्फीयर पे, यानी कि पूरे के पूरे आर्थिक तौर पे, यानी कि पूरे कंट्री के लेवल पे हम कह सकते हैं कि आज़ादी का मतलब क्या था। देखते हैं जरा ध्यान से। इकोनॉमिक का मतलब आपको समझ में आ रहा है, कुछ पैसा कौड़ी से संबंधित होगा। देखिए लिखा हुआ है क्या है, द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर वाज द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स and the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capitals। पहला यहाँ पे इकोनॉमिक स्फीयर के दायरे में हमारा नेशनलिज्म का मतलब ये था कि भाई मार्केट के ऊपर ना फ्रीडम मिले। मतलब कि जो भी आदमी चाहे, चाहे वो गरीब है अमीर है, वो सब का सब मार्केट में आके अपने सामानों को बेच सकता है, खरीद सकता है। और आपको बता देते हैं कि उस समय पे यूरोप में ना गरीब गरीब लोगों को मार्केट में आके अपने सामानों को बेचने का परमिशन लोग देता ही नहीं था। कौन लोग नहीं देते थे, अमीर अमीर लोग जो हुआ करते थे, कहते थे कि यदि तुम यहाँ पे आओगे ना तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसलिए तुम शहर में आओ ही मत, तुम मार्केट में एंटर ही मत करो।
उनको करने भी नहीं देता था। तो उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या होना चाहिए कि भाई हमको भी मार्केट में एंट्री दो, हम भी अपने सामानों को बेच पाएँ, है ना। और दूसरा था एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और दूसरा बात हमने आपको बताया था कि जब पूरे के पूरे यूरोप में जब आदमी अपने सामानों को लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाता था, उनको रोका जाता था ताकि बाकी मार्केट में कंपटीशन ना बढ़े और आदमी अपना सामान बेच भी ना पाए, है ना। तो वो स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है स्टेट टू स्टेट लोगों को रोका जाता था कि भाई तुम इस स्टेट के हो, उस स्टेट में तुमको नहीं जाने देंगे, या फिर तुम उस स्टेट के हो, तुम मेरे स्टेट में नहीं आ पाओगे, सामान नहीं बेच पाओगे। तो आदमी को रोका जाता था बेसिकली, ताकि कंपटीशन ना बढ़े और वो अपना मार्केट पे पूरा कब्जा जमाए रखे, ठीक है। तो उनके लिए आज़ादी का मतलब बेसिकली ये था। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कस्टम्स यूनियन और जुल्वरीन वाज फॉर्म्ड इन प्रूसिया। अब यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड आया, या तो आप कस्टम यूनियन कह सकते हो या फिर आप जुल्वरीन कह सकते हो। ये कहाँ पे बनाया गया? ये बनाया गया प्रूसिया में, याद रखिएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये जुल्वरीन है क्या? क्या ये जगह का नाम है? क्या बिल्डिंग का नाम है? नहीं, ये बेसिकली जुल्वरीन ना एक पॉलिसी का नाम है, एक स्कीम का नाम है, एक प्रोग्राम का नाम है जो आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके थ्रू हुआ क्या देखते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जुल्वरीन कहाँ पे फॉर्म किया गया था? प्रूसिया में फॉर्म किया गया था। लेकिन ये करता क्या था? अच्छा, और कोई पूछ दे कि जुल्वरीन क्या था भाई, तो जुल्वरीन बेसिकली एक पॉलिसी था, या फिर आप कह सकते हैं प्रोग्राम था, या भी आप कह सकते हैं एक स्कीम था। इसके थ्रू क्या किया गया वो देख लेते हैं पहले हम लोग। देखो लिखा हुआ है द कस्टम यूनियन। अच्छा, कस्टम यूनियन बोले या फिर जुल्वरीन बोले, दोनों का मतलब सेम समझना है। चलिए, द कस्टम यूनियन एबॉलिश टैरिफ एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। अब जरा समझिए ध्यान से, ये जो कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया प्रूसिया में, जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा? जुल्वरीन रखा। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इस प्रोग्राम के थ्रू टैरिफ को ख़त्म कर दिया गया पूरी तरीके से। टैरिफ का मतलब क्या होता है सर बताते हैं। टैरिफ का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके अपने सामानों को बेचता है ना, तो वहीं पे उसको ना अपने बॉर्डर पे ही टैक्स चुकाना पड़ता है उस गवर्नमेंट को। सपोज मान लीजिए कि हम अपने इंडिया से कुछ सामान को लेकर पाकिस्तान में जाके बेचना चाहते हैं, तो सामान लेकर जाएंगे आराम से, लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही उस सामान का हमसे टैक्स ले लिया जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली टैरिफ। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत जल्दी बोलो। अच्छा, टैरिफ का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा और है, और बताते हैं इसके बारे में। टैरिफ का मतलब एक तरीके से ना किराया भी होता है। किराया का मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे टैक्स वसूली कर लेना, और इन सब को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। किस पॉलिसी के द्वारा? जुल्वरीन पॉलिसी के द्वारा, जो कि कहाँ पे बनाया गया था? प्रूसिया में बनाया गया था। क्या कोई दिक्कत? और इसी जुल्वरीन पॉलिसी के द्वारा पूरे के पूरे यूरोप में उस समय पे 30 करेंसी चलते थे। 30 करेंसी सोचो, और उस 30 करेंसी को हटा के अब कितना कर दिया गया? 2 करेंसी कर दिया गया, ताकि लोगों को उतना समस्या ना हो। जैसे हम लोग इंडिया से मान लीजिए अमेरिका घूमना चाहते हैं, तो हमको रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, है ना। उसमें भी बहुत मुश्किल बात हो जाता है। तो जब आप सोचो 30 अलग अलग करेंसी है, तो जब आदमी को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था ना यूरोप में, तो उनको बार बार अपना करेंसी बदलना पड़ता था, तो कितना उनको समस्या होता होगा। तो उस 30 करेंसी को हटा के मात्र अब 2 ही करेंसी कर दिया, तो ये एक अच्छा साइन था, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा क्या हो रहा है? एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्रीडम है। किस स्फीयर पर? इकोनॉमिक स्फीयर पर, ठीक है। आगे, ऑल्सो थ्रू कस्टम्स यूनियन द रेलवेज नेटवर्क वॉज इम्प्रूव्ड। और इसी कस्टम यूनियन के द्वारा, यानी कि जुल्वरीन के द्वारा, जो कि प्रूसिया में फॉर्म किया गया था, इसी के थ्रू रेलवेज नेटवर्क को पूरे यूरोप में इम्प्रूव किया गया। मतलब कि पूरे के पूरे रेलवे लाइन को अच्छी तरीके से बिछाया गया, उस पर अच्छी तरीके से ट्रेन को रन किया गया, है ना। मतलब कि सिस्टम अच्छा लाया गया। वो किसके थ्रू लाया गया? जुल्वरीन के द्वारा लाया गया। ये था हमारा बेसिकली पॉलिसी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये सारा का सारा काम कर कौन रहा था बताइए जरा। हाँ, बेसिकली अभी फिलहाल राजा ही कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2.3 और न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। देखो इस चैप्टर का ना जो असल मज़ा है ना, आपको बताते हैं हम। ये चैप्टर बेसिकली देखा जाए ना तो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला जो हिस्सा था आपका,
वो था बेसिकली फ्रेडरिक सोरियो के पेंटिंग के बारे में और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। ये दोनों जो आपने पढ़ा ना, वो बेसिकली आपके इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। और ये जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा यहाँ तक, ये आपका दूसरा पार्ट था। इसमें यह बताया गया है कि नेशन स्टेट बनने से पहले यूरोप में कैसा कैसा सिस्टम चलता था, कैसे कैसे लोगों का कैसा कैसा कंडीशन था नेशन स्टेट बनने से पहले। लेकिन यहाँ पे नेशन स्टेट कैसे बना, यानी कि यूरोप में डेमोक्रेसी कैसे आया, लोग वहाँ के जागरूक ज़्यादा कैसे हुए, वहाँ के लोगों ने राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट कैसे किया, उसके खिलाफ हमला कैसे किया, वो बात हमारा शुरू होता है टॉपिक नंबर 2.3 से। यानी कि असल मज़ा जो है ना यूरोप को पढ़ने का, वो यहीं से है। समझेगा ध्यान से। और यहाँ से आपको ये मालूम चलेगा कि यूरोप में ना किस प्रकार से काट मार धार राजा के खिलाफ किया गया और किस प्रकार से हमारे यूरोप से मोनार्की सिस्टम हटा के वहाँ पर डेमोक्रेसी लाया गया पूरे यूरोप में। वो हमारा पढ़ने का मज़ा मिलेगा टॉपिक नंबर 2.3 में। यानी कि असल जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है ना यूरोप को लेकर, अच्छा देखो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या वहाँ पे कहीं पे भी मार काट धार था? नहीं था, वो बेसिकली नॉर्मली चलता आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पूरे यूरोप के लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और किस प्रकार से उन लोगों ने अपने अपने राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और आपको मालूम है कि इन सबको इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा था? फ्रांस से मिल रहा था। और फ्रांस में पहले ही डेमोक्रेसी आ चुका था, इसीलिए इन लोगों को लग रहा था कि भाई हमको भी अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी लाना पड़ेगा। तो इंस्पिरेशन देने के लिए फ्रांस तो था ही, और ये लोग अपने अपने जगह पे जो भी इनके राजा हुआ करते थे उनके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट से राजा नहीं सुनने लगा, मारपीट करने लगे, राजा के खिलाफ हमला करने लगे, उनको जान से मारने की कोशिश किया जाने लगा राजा को ही। सोचो, तो वो सब आपको पढ़ने को मिलेगा टॉपिक नंबर 2.3 से। तो टॉपिक नंबर 2.3 के बाद हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो हम लोग अपने बहुत ही मज़े के साथ पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बेसिकली इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। और यूरोप में नेशन स्टेट बनने से पहले क्या स्थिति था वो आपको यहाँ पे बताया गया। असल मज़ा तो हमारा यहाँ के बाद है। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वाले क्लास में एंड हैव अ नाइस डे।